कभी सोचा है कि जब किसी देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है तो वो खुद को कैसे संभालता है? आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्से यानी आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी देश पर युद्ध, अंदरूनी बगावत या फिर कोई बड़ी आर्थिक तबाही का खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा? क्या उस देश का संविधान इन बड़े तूफानों का सामना करने के लिए तैयार है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो इसका जवाब है हाँ। भारतीय संविधान के अंदर ही एक तरह का कह सकते हैं सेफ्टी स्विच दिया गया है। इसी को हम आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। ये प्रावधान जो संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं, केंद्र सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां देते हैं ताकि वो देश को किसी भी बड़े खतरे से बचा सके, चाहे वो खतरा देश की सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर उसकी आर्थिक स्थिरता से। तो चलिए सबसे पहले और सबसे गंभीर आपातकाल को समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। ये आता है अनुच्छेद 352 के तहत और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब लागू होता है जब पूरा का पूरा देश ही खतरे में हो। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल सिर्फ 3 बहुत ही गंभीर स्थितियों में ही लगाया जा सकता है। पहला, जब देश का किसी से युद्ध छिड़ जाए। दूसरा, जब कोई बाहरी देश हमला कर दे। या तीसरा, जब देश के अंदर ही लोग हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें। मतलब ये वो हालात हैं जो देश की नींव तक को हिला सकते हैं। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो ऐसा 3 बार हुआ है। पहले 2 बार तो साफ वजहें थीं। 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। लेकिन जो तीसरा आपातकाल था 1975 वाला, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और आपको बता दूं कि ये आज भी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा, बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है जिस पर आज भी बहस होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो देश में पावर का पूरा बैलेंस ही बदल जाता है। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अचानक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। वो राज्यों को किसी भी मामले पर सीधे सीधे निर्देश दे सकती है। आसान भाषा में समझें तो हमारा जो संघीय ढांचा है, मतलब जहां केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, वो कुछ समय के लिए एक केंद्रीकृत सिस्टम में बदल जाता है। सारी पावर दिल्ली में सिमट आती है। लेकिन इसका हम सब पर, आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर इमरजेंसी युद्ध या बाहरी हमले की वजह से लगी हो तो अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाले अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, ये सब अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति एक खास आदेश निकालकर दूसरे मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकते हैं। पर यहीं पर हमारे संविधान की खूबसूरती दिखती है। एक बहुत बड़ा लेकिन है। चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हें कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये एक जबरदस्त सेफ्टी नेट है जो हर नागरिक को मिला हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरह के आपातकाल की बात करते हैं जो पूरे देश में नहीं बल्कि किसी एक राज्य में लगाया जाता है। इसे हम राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंस रूल कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का जिक्र अनुच्छेद 356 में है। अब जरा सोचिए, किसी राज्य में हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां की सरकार संविधान के हिसाब से काम ही नहीं कर पा रही है। मतलब पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही ठप हो गई है। ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार दखल दे सकती है, उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है और शासन की बागडोर सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अनुच्छेद 356 को शायद हमारे संविधान का सबसे विवादास्पद प्रावधान माना जाता है। बहुत से आलोचक ये कहते हैं कि केंद्र में बैठी सरकारों ने अक्सर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। मतलब उन राज्य सरकारों को गिराने के लिए जहां उनकी विरोधी पार्टियों की सरकार थी। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार के आपातकाल पर, वित्तीय आपातकाल। और इसके बाद हम इन सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत आता है, तब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इस दौरान केंद्र सरकार कुछ बहुत कड़े कदम उठा सकती है, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करना और राज्यों के पैसों से जुड़े सारे मामलों पर पूरा कंट्रोल कर लेना। और अब एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट, जानते हैं भारत में आज तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? एक भी बार नहीं। ये नंबर है 0, जो कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक स्थिरता का एक सबूत भी है। तो चलिए
एक बार फटाफट तीनों को साथ में देख लेते हैं। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध जैसे बाहरी खतरों के लिए है। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो तब लगता है जब किसी राज्य का सिस्टम फेल हो जाए। और तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये आखिर हैं क्या? क्या ये देश को बचाने के लिए एक जरूरी ढाल हैं, या फिर ये हमारी अधिकारों के लिए एक खतरा बन सकती हैं? कोई भी देश सुरक्षा और आज़ादी के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।